नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पुलिस एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताएंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ कानून की जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन पांडे जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी, तो नवीन जी, इस विषय पर आपको बहुत ही तफसील से जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको दिखा देते हैं। 01206127937 पर कॉल करें या फिर 01206127938 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें आपको कि आज हम आपको जो जानकारी देंगे वो पुलिस एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहला नवीन जी, आपसे सवाल मेरा यही कि पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पुलिस अधिनियम 1861 भारत में जो पुलिस बल है उसके गठन और संचालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था पुलिस को एक संगठित और कुशल फोर्स के रूप में स्थापित करना और इसके तहत पुलिस को इतनी शक्तियां देना कि वो अपराधों का पता लगा सके। कोई अपराध यदि कारित होता है तो उसकी जांच पड़ताल जो है सही तरीके से की जा सके, ज्यादा एफिशिएंटली की जा सके और जो भी आपराधिक तत्व है उनको सही तरीके से उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी जी जी। इसके तहत जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित किया गया था। हाँ। और जो शक्तियां और सीमाएं हैं किसी भी पुलिस अधिकारी की जब वो अपने ड्यूटी का निर्वाह करता है तो उसको किस दायरे में रहकर काम करना है, उसके पास में क्या अधिकार हैं, इन सबको भी परिभाषित करना इस कानून का एक मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ जैसे कोई रेलवे या किसी प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सरकार का बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व हो, उसकी सुरक्षा के लिए यदि कोई विशेष पुलिस बल की स्थापना करने की आवश्यकता है तो उन सब के लिए भी प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे। और साथ ही साथ जितने लोकेशंस, काफी सारे जिले ऐसे थे जो या तो अशांत थे या खतरनाक श्रेणी में माने जाते थे, वहां पर आतंकवादी या नक्सली गतिविधियों की वजह से, तो ऐसे क्षेत्रों में भी विशेष पुलिस बल की स्थापना करना, उनकी तैनाती करना और उनका कार्य क्षेत्र किस प्रकार से वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, इन सबको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए हैं। जी। साथ ही साथ एक ये भी था कि समाज और जो कानून व्यवस्था है उसके बीच एक समन्वय स्थापित की जा सके और उसको कायम रखा जा सके, ये मुख्य उद्देश्य थे। जी, सो ये बताइए कि इसके ही तहत पुलिस अधिकारियों को कैसे नियुक्त किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है उसका? जी देखिए, जहाँ तक पुलिस अधिकारियों के नियुक्ति का प्रश्न उठता है तो इसके लिए प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के इसके लिए दिशा निर्देश और सारे नियम निर्धारित करते हैं। अब इसके तहत यदि पुलिस विभाग में जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं जिनको भारतीय पुलिस सेवा के तहत नियुक्त किया जाता है, वहाँ नियुक्ति के लिए जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको यूपीएससी द्वारा एक परीक्षा जो है वो ली जाती है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है और जब जो भी सफल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उन लिस्ट में से मेरिट के आधार पर उनको पोस्टिंग दी जाती है और उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य सरकार में कुछ पद ऐसे भी होते हैं पुलिस विभाग में जिनके लिए जो है नियम और कायदे कानून वो राज्य सरकार ही बनाती है और वही लागू करती है।
उसके तहत क्या है कि जैसे परीक्षाएं ली जाती हैं, शारीरिक और लिखित परीक्षा, साथ ही साथ मानसिक परीक्षण भी जो है किया जाता है। और सभी जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर जो भी कैंडिडेट जो है वो सफल पाया जाता है, उसकी नियुक्ति पुलिस अधिनियम के तहत की जाती है। और जब भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है पुलिस विभाग में, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब तक नियुक्ति का प्रमाण पत्र न प्राप्त हो जाए तब तक नियुक्ति नहीं मानी जाती। तो ये नियम है जी। सर ये बताइए कि इस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अनुशासनिक कार्यवाही जो किया जाता है उसका एक मकसद है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रकार का पनिशमेंट देने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। अनुशासनिक कार्रवाई का जो उद्देश्य है वो है अनुशासन बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें और कानून का सम्मान करें। अब जो अनुशासनिक कार्रवाई है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि कुछ परिस्थितियों में वार्निंग दिया जा सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि अपराध जो उनकी गलती है उसकी गंभीरता को देखते हुए ये भी हो सकता है कि वेतन में कटौती का आदेश जारी किया जाए या उनकी पदोन्नति को रोक दिया जाए, या यदि और भी ज्यादा गंभीर कोई उनके द्वारा गलती की जाती है तो निलंबन, स्थानांतरण या फिर सेवा से बर्खास्तगी तक की जा सकती है। तो ये सारे अनुशासनिक कार्रवाई जो है वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किए जा सकते हैं और सभी का मकसद सिर्फ एक है कि सभी अधिकारी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखें, कानून का सम्मान करें। जी सर, पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था रहती है? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं इनके लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है और उसकी व्यवस्था भी की गई है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। सबसे पहले तो जो ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनकी शुरुआत में मतलब प्रथम नियुक्ति की गई है पुलिस विभाग में, उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण यदि दूं तो प्रत्येक राज्य में एक पुलिस एकेडमी की स्थापना की हुई है। पुलिस एकेडमी जो है ये प्रवेश स्तर के पुलिस अधिकारियों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। ये प्रशिक्षण जो है कानून और प्रवर्तन अधिकारियों के लिए भी आधारभूत प्रशिक्षण माना जाता है। आमतौर पर जो पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाता है ये 12 से 27 सप्ताह का हो सकता है और इसमें भी कुछ डिफरेंसेस आती हैं इस बेस पर कि जो पुलिस अधिकारी है जिसको प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है वो क्या किसी स्पेशल पुलिस फोर्स का सदस्य है। यदि स्पेशल पुलिस फोर्स का सदस्य है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ प्रशिक्षण के दौरान जितने भी भर्ती होने वाले अधिकारी हैं उनको कानून, प्रक्रिया, हथियारों का उपयोग कैसे करना है, सामाजिक कौशल जैसे विभिन्न पहलुओं पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनके अपने जो कार्य का दायरा है और जिस प्रकार की जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं उसके आधार पर उनके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए हुए हैं जिसमें लीडरशिप स्किल्स ये डेवलप किया जाता है कि ताकि वो सही तरीके से अपने नीचे जितने भी पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो सही तरीके से एक्सरसाइज कर सके। जी। साथ ही साथ
जो और भी सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनको उनकी पद की जरूरतों के हिसाब से काफी सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो गया, साइबर ट्रेनिंग्स हो गया। तो हर तरह की ट्रेनिंग का प्रावधान है और अलग अलग लेवल पर और कैंडिडेट की क्षमता के आधार पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस अधिकारी को कौन कौन से ट्रेनिंग्स दिए जाए और समय समय पर उनकी समीक्षा भी की जाती है। सर अब ये बताइए कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों को कैसे पदोन्नत किया जाता है? देखिए, पुलिस अधिनियम के तहत यदि हम देखें तो पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसमें पदोन्नति समिति, विभागीय परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा शामिल होती है। पदोन्नति समिति जो होती है वो किसी भी उम्मीदवार को रेकमेंड करती है प्रमोशन के लिए, लेकिन रिकमेंडेशन करने से पहले ये समिति उस उम्मीदवार की सर्विस रिकॉर्ड, उसकी सीनियरिटी और अच्छे परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए फिर रिकमेंड करती है और रिकमेंडेशन जब अप्रूव हो जाता है तो फिर पदोन्नति की जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जहां पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए अपनी उम्मीदवारी को जो है वो स्थापित करना होता है। जैसे कि हेड कांस्टेबल, सहायक, सब इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर, ये सब जो है विभागीय लिखित परीक्षा के द्वारा पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं। इसी प्रकार से सेवा रिकॉर्ड भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को प्रमोट करने से पहले ये देखना बहुत ही आवश्यक होता है कि जिस पद पर वो व्यक्ति अभी स्थापित है उस पद पर उसका परफॉर्मेंस कैसा है ना। कोई किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या किसी प्रकार के आरोप तो नहीं है। जो भी कार्य उनको दिया गया है उन या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वाह सही तरीके से कर रहे हैं उम्मीदवार या नहीं। इसी के साथ साथ कई बार रिक्तियों का निर्धारण जब किया जाता है तो किसी साल के अंदर किसी विशेष राज्य में कोटे भी लाए जाते हैं, है ना, और कोटा के माध्यम से भी किसी स्पेसिफिक स्टेट से या किसी स्पेसिफिक एरिया से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, ताकि एक बराबर का रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्र से बना रहे, जिससे कि आम नागरिक के साथ में समन्वय बनाने में सहायता मिलती है। इसी के साथ साथ भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको भी जो है इसी प्रकार से जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए उनको पदोन्नति दी जाती है। जी ठीक है सर, ये बताइए कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की क्या आयु होती है, क्या एज लिमिट रहती है? देखिए, यदि हम पुलिस अधिनियम 1861 को देखें तो उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट सेक्शन नहीं है जो सेवानिवृत्ति की आयु को निर्धारित करता है। सेवानिवृत्ति की आयु को यदि हमें सही तरीके से समझना है तो हमें विभिन्न राज्यों के जो स्टेट पुलिस लॉज हैं उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के अंदर 60 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है सेवानिवृत्ति के लिए। हालांकि यदि किसी अधिकारी विशेष में कुछ एक्स्ट्रा उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में या साइंटिफिक फील्ड में, तो ऐसे अधिकारियों को 62 साल की उम्र तक उनकी सेवा को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से कई राज्यों में ये भी प्रावधान है कि यदि 20 वर्ष की सेवा किसी ने कंप्लीट कर ली है तो 20 वर्ष के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी उनकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो जो पुलिस अधिकारी हैं 20 वर्ष की सेवा कंप्लीट करने के बाद में यदि चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर सेवा वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान हैं, तो इसके लिए राज्य विशेष के प्रावधान को देखना आवश्यक होगा
कि वहां पर सेवानिवृत्ति की क्या आयु निर्धारित की गई। जी। ये बताइए कि पुलिस अधिकारियों के लिए वेतन और भत्ते क्या रहते हैं? देखिए, पुलिस अधिनियम के तहत यदि वेतन और भत्ते की बात की जाए तो इस मामले में भी जी। राज्य सरकारों के जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं उनको हमें देखना जरूरी होता है, या जो लोकल स्टेट लॉज जो इनेक्ट किए गए हैं उनको भी देखना आवश्यक होता है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में जो पे स्केल है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है। साथ ही साथ उनको जो भत्ते मिलेंगे, कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे, ये भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। जैसे कि जो दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वेतन के अलावे जो वेतन होता है उसके अंदर ही जो है भत्ते और कटौतियां सारी की सारी शामिल होती हैं। और एक रफ एस्टिमेट यदि देखा जाए तो किसी हेड कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर इन हैंड सैलरी तकरीबन 22,000 से लेकर के 70,000 के बीच में हो सकती है। ये रफ एस्टिमेट है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। और इस सैलरी के अंदर सारे जो भी अलाउंसेस हैं या जो भी डिडक्शंस हैं वो सारी शामिल होती है। वही यदि हम बिहार राज्य की बात करें तो वहाँ पर कुछ अतिरिक्त लाभ हैं, जैसे कि चिकित्सा सहायता, वर्दी भत्ता, वाहन भत्ता, राशन के लिए राशि इत्यादि ये सब दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ श्रेणी के अधिकारियों के लिए यदि सरकारी आवास की व्यवस्था उनके लिए नहीं कर पाती है सरकार, तो उनको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि शहर के वर्गीकरण के आधार पे भिन्न भिन्न हो सकता है। जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से इस संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।